आइए अब वनों के वर्गीकरण के पश्चात वन्य जीव के जो रहवास हैं, यानी कि इस छत्तीसगढ़ स्टेट में जो वाइल्ड लाइफ हैं, जंगली जानवर हैं, वन्य जीव हैं, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था किया है। नैतिकता के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो लगभग 44% हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है और इस फॉरेस्ट एरिया में अलॉट ऑफ नंबर्स जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ से हैं, उन लोग निवास करते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हमें करनी चाहिए और हमने इनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था भी किया है। उन्हीं व्यवस्था को आइए अब समझते हैं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ है, उनके लिए एक व्यवस्था आप बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में देखते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। दूसरा अपन जो है नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में देखते हैं। तीसरा हमें याद रखना है, यहां पर सैंक्चुरी या फिर रेफ्यूजी या अभयारण्य की व्यवस्था है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, यहां पर आपको टाइगर रिजर्व भी मिल जाएंगे, बाघ आरक्षित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में बाघ आरक्षित क्षेत्र मिलेंगे। और अदर जो कंजर्वेशन एरिया है, यानी कि जो और जानवर जैसे हाथी या गजराज लोगों के लिए आपका व्यवस्था किया है, जैसे कि मगरमच्छ के लिए व्यवस्था किया गया है, पक्षियों के लिए विहार बनाया गया है। ये सब अपन लास्ट 5वें पॉइंट में देखेंगे। तो इन सारी व्यवस्थाओं के साथ छत्तीसगढ़ जो है आज वन्य जीवों के संरक्षण की काफी उचित और शानदार व्यवस्था किया है। आइए सबसे पहले हम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान को समझते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत फर्स्टली आप यही जानिए कि व्हाट इज नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। ठीक, तो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान एक एरिया है, एक ऐसा एरिया जो रिजर्व फॉरेस्ट या फिर आरक्षित वन के अंतर्गत संसद या केंद्र सरकार द्वारा इस्टेब्लिश या स्थापित किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य वन्य जीव जो वाइल्ड लाइफ है उनको भावी पीढ़ी के लिए, आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए बचा कर रखना है। जैसे अभी हमारे दौर में डायनासोर नहीं है, लेकिन उस डायनासोर का हमने नाम सुना है, हमने पिक्चर देखा है, हमने उसके फोटोज देखे हैं, तो मन में एक मानव होने के नाते इच्छा जागृत होती है कि काश यार इसकी उपस्थिति पृथ्वी पर होता, भले ही कितना भी टिकट लगता, लेकिन एक बार मैं जरूर देखने जाता। इसीलिए वन्य जीवों को भावी पीढ़ी के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाकर रखना आवश्यक है। साथ ही साथ वन्य जीव का संरक्षण, कंजर्वेशन और संवर्धन भी आवश्यक है। तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें जो है वन्य जीव के साथ साथ बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता का संरक्षण भी करना जरूरी है और पारिस्थितिकी इकोसिस्टम को बैलेंस या उसका संतुलन प्रदान करना भी जरूरी है। इस दृष्टिकोण से नेशनल पार्क की स्थापना किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो जानवर या वाइल्ड लाइफ हैं, ये हम मानव से काफी शक्तिशाली हैं, तो उनसे हमको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ना कि उनको। आखिर इस जनरेशन में वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना क्यों आवश्यक पड़ रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हो कि आजकल का जनरेशन जो है, कोई शिकार करना चाह रहा है, किसी को जो है पहाड़ी मैना को अपने वश में करके पिंजरे में रख करके उसे मीठी मीठी बातें बोलवानी है, किसी को जो है बाघ के खाल को पहन करके नया ड्रेस बनाना है, नया ट्रेन चलाना है, और कोई चाहता है कि हिरण का सींग उसके घर में शोभायमान हो।
तो ये लोग जो है एक्चुअल में वाइल्ड लाइफ का दोहन कर रहे हैं, हम उसका शिकार कर रहे हैं, जिसके कारण इस वाइल्ड लाइफ को खतरा है। दूसरा, वो जिस स्थान पर यानी कि इन सिटू स्व स्थान जहां पर वो रहते हैं, जहां उनका मूल निवास है, वहां पर उनको उचित देखभाल नहीं मिल रहा है, न ठीक से खान पान की व्यवस्था है, वातावरण भी बदल रहा है, माहौल भी चेंज हो रहा है, इसीलिए उनका जो है संरक्षण करना जरूरी है। आपको पता ही होगा 1927 में ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पॉलिसी लेकर आया था और 1927 के पश्चात 1952 में 1952 में यह बात जो है केंद्र सरकार ने भी महसूस किया, फील किया। आफ्टर दैट 1952 में जो पार्लियामेंट है उसने फॉरेस्ट पॉलिसी को री अनाउंस किया। आफ्टर दैट उसके पश्चात जो है जब हमें पता चला कि वन के साथ साथ अब वन्य जीवों का भी संरक्षण करना जरूरी है, इसीलिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट या अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, जो एक कानून है और यह कानून जो है काफी कड़ाई के साथ वन्य जीवों के प्रत्यक्ष संरक्षण और संवर्धन की बात करता है। आप यह भी याद रखें, इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट को एडॉप्ट करने वाला, अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। इस मध्य प्रदेश ने 1973-74 के दशक में इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को अपनाया था और इसी के तहत वर्तमान ईरा में वाइल्ड लाइफ या वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, उसके संवर्धन की बात की जाती है। अभी हाल ही में 2021 में केंद्र सरकार ने इस पे संशोधन के लिए एक बिल भी लेकर आया था, इसलिए इसको जो है आपको जानना जरूरी हो गया था। इसी के तहत जो है हम आगे जो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, सेंचुरी, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, इनको जो है अच्छी तरह से उनके एग्जीक्यूशन के लिए ये जो है आपका जिम्मेदार है। जब ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, उसके पहले यदि मैं इंडिया की बात करूं, देयर वर ओनली 5 नेशनल पार्क। भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे इस एक्ट के आने के पहले। इसी को मैं यदि वर्ल्ड वाइड, यदि मैं वैश्विक स्तर पर बात करूं, तो जो कैरिबियन सागर में वेस्ट इंडीज है, उस वेस्ट इंडीज में एक जगह है जिसका नाम है टोबैगो। इस टोबैगो में टोबैगो हिल, मेन हिल कंजर्वेशन जो एरिया था, उसे वर्ल्ड का, विश्व का पहला नेशनल पार्क माना जाता है। यदि इसी को मैं इंडिया में देखूं, भारत में बात करूं, तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क 1936, अंग्रेजों के जमाने में 1936 में भारत के वर्तमान उत्तराखंड राज्य में एक नेशनल पार्क की स्थापना किया गया, जिसे उस समय में हैली नेशनल पार्क नाम दिया गया था। हैली नेशनल पार्क, बात समझ में आ रहा है? और ये जो हैली नेशनल पार्क है, वर्तमान में इसे बदले हुए रूप में आप पाएंगे और इसे आप आज किताबों में या फिर घूमने के रूप में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में देखते हैं। यदि भारत में वर्तमान में नेशनल पार्क की संख्या बताऊं तो अप्रॉक्स 105 प्लस 105 से ऊपर नेशनल पार्क मौजूद है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है। इस राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है, स्थापित किया जाता है। और अभी के स्थिति में यदि इन 105 नेशनल पार्क में सबसे बड़ा देखूं तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस नेशनल पार्क को माना जाता है। और यदि सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की बात करूं मैं,
तो अंडमान एंड निकोबार में स्थित साउथ बटन नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह में स्थित हेमिस नेशनल पार्क करंट सिनारियो में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और अंडमान एंड निकोबार का साउथ बटन नेशनल पार्क स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ओके, अब हम जो है छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, नेशनल पार्क का पूरा जिम्मा केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क स्थापित किया है। 3। एक नेशनल पार्क आपको बस्तर में नजर आएगा और बस्तर में जो नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया है उस नेशनल पार्क को कांगेर घाटी नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। सेकेंड, आपको बस्तर संभाग के बीजापुर में ही नजर आएगा। बीजापुर में जो नेशनल पार्क स्थापित है उस नेशनल पार्क को हम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती नेशनल पार्क कहते हैं। जबकि तीसरा मनेन्द्रगढ़, कोरिया और सूरजपुर में स्थापित है। इस नेशनल पार्क को गुरु घासीदास नेशनल पार्क के रूप में याद किया जाता है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, यानी कि देयर आर 3 नेशनल पार्क इन अवर छत्तीसगढ़। फर्स्ट वन इज कांगेर घाटी, कांगेर वैली नेशनल पार्क। सेकेंड वन आप याद रखें इंद्रावती नेशनल पार्क एंड थर्ड वन इज गुरु घासीदास नेशनल पार्क। आप यदि इसके इस्टेब्लिशमेंट या स्थापना की बात करें, स्थापना वर्ष देखें, तो आप ऐसे करके घूमिए। इंद्रावती नेशनल पार्क वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1978, 1978 में स्थापित किया गया था। आफ्टर दैट इन 1981, 1981 में गुरु घासीदास नेशनल पार्क वाज मेड। एंड थर्ड वन इज कांगेर घाटी नेशनल पार्क established in 1982 and this is the latest national park in our Chhattisgarh. So Indravati National Park was oldest national park in Chhattisgarh. Okay. 1978 में इंद्रावती, 1981 में गुरु घासीदास और 1982 में कांगेर घाटी नेशनल पार्क की स्थापना किया गया था। बात करूं मैं एरिया की, 1441 1441 स्क्वायर किलोमीटर के साथ गुरु घासीदास नेशनल पार्क राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वहीं पर 1258 स्क्वायर किलोमीटर कोर एरिया के साथ इंद्रावती सेकंड, दूसरा सबसे बड़ा, और ओनली 200 स्क्वायर किलोमीटर 200 मात्र एरिया के साथ सबसे छोटा नेशनल पार्क कांगेर घाटी नेशनल पार्क है। अब इन तीनों नेशनल पार्क में बारी बारी से कौन सी खास बात है, क्या है, इसको अपन समझते चलते हैं। फर्स्टली हम समझते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क को। आखिर कांगेर घाटी नेशनल पार्क को कांगेर घाटी नेशनल पार्क क्यों कहते हैं? इस नेशनल पार्क यानी कि ये जो नेशनल पार्क है ये समझ जाइए इस प्रकार इस एरिया में ऐसे करके फैला हुआ है। ओनली 200 स्क्वायर किलोमीटर या फिर यू कैन से 77 माइल इसका एरिया है। 77 माइल या फिर 200 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसी के बीचों बीच या मध्य से एक नदी जाती है। उस नदी का नाम है कांगेर नदी या कांगेर रिवर। और कांगेर नदी या किसी भी नदी के आसपास का एरिया या नियर बाई एरिया इज कॉल्ड बेसिन या उसे घाटी कहा जाता है। उसी घाटी में इसकी स्थापना है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कांगेर वैली नेशनल पार्क। इसे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। सेकेंड थिंग आप याद रखें,
इसका एरिया ओनली 200 स्क्वायर किलोमीटर और 77 माइल, मात्र 200 किलोमीटर या 77 माइल इसका एरिया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी एरिया के साथ राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यह जो है करंट सिनारियो में देखा जाए तो बस्तर संभाग के अंतर्गत या फिर आप कह सकते हैं फिजिकली दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है बस्तर जिला में स्थापित है। कहां पर? बस्तर जिला में। और इस नेशनल पार्क के आसपास 48 विलेज 48 गांव जो है घिरे हुए हैं और लगभग ये जो है इसकी लंबाई भी 48 किलोमीटर के आसपास ही है। ठीक है, यह तो रहा कांगेर घाटी का सामान्य परिचय। यदि इस कांगेर घाटी के मैं एक स्पेशल स्टोरी आपको बताऊं, स्पेशल फैक्ट यदि बताना चाहूं, तो यूनेस्को स्टार्टेड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इन 1971। यूनेस्को ने जो है 1971 में मनुष्य और प्रकृति का प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने के लिए MAB या बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट लेकर आया था। इस बायोस्फीयर कॉन्सेप्ट के तहत 1982 में इस कांगेर घाटी नेशनल पार्क को इंडिया ही नहीं वरन पूरे एशिया का पहला फर्स्ट बायोस्फीयर अनाउंस किया था। बट केवल और केवल ये अनाउंस्ड था, रियल में वास्तविक रूप से ये नहीं बन पाया। तो केवल और केवल आप ये याद रखें, भारत और एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कांगेर घाटी नेशनल पार्क घोषित किया गया था, लेकिन 1986 में नीलगिरी माउंटेन को भारत का पहला बायोस्फीयर बनाया गया था। आप ये भी याद रखेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं इस नेशनल पार्क को। इस नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें नजर आएगा। सबसे पहले एक नदी आपको याद रखना है और उस नदी का नाम है मुनगा बहार। ओके, आफ्टर मुनगा बहार आपको याद रखना है कुटुमसर। कुटुमसर के पश्चात आप याद रखेंगे भैंसा दरहा, भैंसा दरहा, और भैंसा दरहा के पश्चात आप याद रखेंगे तितली, और तितली के पश्चात आप याद रखेंगे राजकीय पक्षी या स्टेट बर्ड। इन सभी का संबंध इस राष्ट्रीय उद्यान से है। 5 बातें एकदम मोस्ट एग्जाम में पूछने लायक। सबसे पहला मुनगा बहार, तो इस मुनगा बहार से संबंधित आपको क्या याद रखना है? आप याद रखें मुनगा बहार इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कांगेर रिवर। मुनगा बहार जो है कांगेर की सहायक नदी है और इस नदी पर वाटरफॉल है जिसका नाम है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक, और तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार में है। मुनगा बहार कांगेर की सहायक नदी है और ये नदी बीचों बीच में बहती है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत समाहित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कुटुमसर। तो कुटुमसर जो है एक विशेष प्रकार की गुफा है जो कांगेर के गोद में बसा हुआ है। इस गुफा की यदि मैं इंडिया लेवल पर बात करूं तो यह जो है भारत की सबसे गहरी गुफा में गिना जाता है। सबसे गहरी गुफा में गिना जाता है। इस गुफा की खोज 1958 के आसपास स्थानीय निवासियों के सहयोग से प्रोफेसर शंकर तिवारी ने किया था। किसने किया था? शंकर तिवारी ने। ये स्टार्टिंग में ये गुफा छुपी हुई थी, इसलिए इसका नाम गोपांसर गुफा था। और यह गोपांसर गुफा जो है कोटमसर गांव के आसपास था, इसलिए इसको कोटमसर नाम दिया गया। पूर्व में इसका नाम गोपांसर गुफा था। ठीक है, अब ये जो गुफा है, इस गुफा के ऊपर से यहां से पानी रिसता है, टपकता है, और इस पानी में जो है
चूने रहता है, चूना की मात्रा। और चूना जैसे रहता है तो इसमें इस प्रकार चूना जो है नीचे लटक जाता है और पानी जो है नीचे की ओर गिर जाता है। नीचे गिरने से इस प्रकार ये जो है चूने की आकृति नीचे में बनती है और इसी आकृति को आप स्टेगलेटाइट के रूप में जानते हैं। जो ऊपर से नीचे की ओर आई हुई है वो स्टेगलेटाइट है। जैसे यहां पर ट्यूबलाइट ऊपर में लटक रहा है तो लटक इसलिए रहा है क्योंकि हमने उसको टाइट किया है। उसी प्रकार स्टेगलेटाइट चूने की आकृति जो कुटुमसर गुफा में ऊपर से नीचे की ओर लटक रही है और नीचे से ऊपर की जो ओर उठी हुई है उसको स्टेगलेमाइट कहा जाता है। आप याद रखें, बार बार पूछा जाता है। और इसी गुफा के अंदर जो है छोटे छोटे इस प्रकार से डबरा बना हुआ है और इस डबरे में या इस तालाब में जो है गड्ढे में आप कह सकते हैं जन्म से अंधी मछलियां पाया जाता है और इस अंधी मछली को संकराई ओला नाम दिया गया है क्योंकि इस गुफा की खोज प्रोफेसर शंकर तिवारी ने किया था। स्थानीय निवासियों की बात करें तो यह भी कहा जाता है कि भगवान राम जी अपने वनवास यात्रा के दौरान कुछ पल यहां पर बिताए थे। साथ ही साथ यहां पर आदि मानव के रहने के भी जो प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें भैंसा दरहा। तो भैंसा दरहा जो है एक विशेष स्थान है। एक्चुअल में दरहा जो शब्द है वो छोटे छोटे गड्ढों के लिए किया जाता है। जो हमारे भैंसा होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है, वो जो भैंसा है कीचड़ में, चिखला कीचड़ में जो है रहना पसंद करते हैं। अधिकतर आप भैंसे को जो है कभी साफ सुथरा नहीं देखोगे, वो हमेशा मतलब कीचड़ से फदफदाया रहता है, मतलब चारों ओर जो है उसके चिपके रहते हैं। तो इन लोग यहां पर बैठना पसंद करते थे। तो बैठने से ये साइड साइड में जो है आपके कांगेर नदी के आसपास गड्ढा हो गया है। अब भैंसा तो वहां से उठ के चले गए, कहां पर? तो इंद्रावती नेशनल पार्क के अंतर कुटरू गेम सुनचिरू है जहां पर वो भैंसे लोग यहां से उठकर खेलने के लिए चले गए। तो ये जगह खाली हो गया। तो जगह खाली हो गया तो यहां पर कौन रहता है? तो यहां पर अभी वर्तमान में मगरमच्छ रहते हैं। नेचुरली या फिर नैसर्गिक या प्राकृतिक रूप से भैंसा दरहा में आपको क्रोकोडाइल या मगरमच्छ मिलेंगे। यह जो है आपका मगरमच्छ का प्राकृतिक अभयारण्य कहलाता है भैंसा दरहा। कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत बस्तर जिला में आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है तितली। इस क्षेत्र में जो है यानी कि कांगेर घाटी के पूरे क्षेत्र में लगभग 80 प्रकार के तितलियां पाई जाती हैं, जिसमें हिमालयन वेंग्रेट बटरफ्लाई भी एकदम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और उसी लिए यहां पर बटरफ्लाई पार्क या तितली पार्क की स्थापना की गई है कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत। और इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत ग्रेकुला रेलिगोसा लेनियस या पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। कहां पर? कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत। तो ये आपको बेसिकली जो है कांगेर घाटी के बारे में इतनी बातें याद रखनी थी। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, आई गारंटीड।